लगातार सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसी कोट को स्टार्ट करते हैं और अपने जो है प्रैक्टिस को जो है एक नए आयाम तक ले जाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल से जो है हम लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडीयू का एग्ज़ाम जो है 14 अप्रैल से जो है स्टार्ट है। तो चलिए इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। मात्र अब 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो को देखते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीपीएससी एडीयू के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और हम लोग लगा रहे हैं सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज हम लोग लगाने वाले हैं। और जो है ये नहीं है कि बीपीएससी एडीयू में काम आएगा, बीपीएससी जो पीसीएस है उसमें भी एग्जाम में काम आएगा, फिर किसी अदर स्टेट का एग्जाम भी है उसमें भी काम आएगा, क्योंकि जिसमें भी जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम में जो है ये प्रैक्टिस सेट काम आने वाला था। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न की बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो सोना, थोरियम, कोयला या फिर पेट्रोल। तो मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम पाया जाता है। यह एक दुर्लभ मृदा खनिज है जिसमें थोरियम, सीरियम और लेथेनम जैसे तत्व होते हैं। थोरियम एक रेडोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भारत का कपड़ा उद्योग जो आत्मनिर्भर और मानव श्रृंखला में पूर्ण है, क्योंकि भारत कपास उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है। और यह उद्योग जो है कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है। यह उद्योग कटाई, बुनाई, रंगाई, पैकेजिंग, सिलाई जैसे काम करता है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? तो पशुधन उत्पादन के माध्यम से, उर्वरक उपयोग के माध्यम से, भूमि उद्योग परिवर्तन के माध्यम से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो कृषि क्षेत्र जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुधन यानी कि विशेषकर जुगाली करने वाले पशुओं से जो है मीथेन उत्सर्जन, नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग जिससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। ये सभी कृषि पद्धति उत्सर्जन जो है में योगदान करती है। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के जो है मुख्य कारण क्या रहे हैं? तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, विदेशी शासन, अकाल और महामारी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1901 से 1931 के दौरान जो भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण अकाल और महामारी जो है जैसे कि फ्लैग इन्फ्लुएंजा थे। इस काल में जो है अकालों और बीमारियों के प्रकोप के कारण जो है शहरी जनसंख्या का विकास धीमा था। तो राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी अकाल और महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 2023 की जनगणना के अनुसार जो है किस भारतीय राज्य की क्षमता दर जो है सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश की, गोवा की, मिजोरम की या फिर केरल की। तो प्रतिशत के रूप में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक जो है केरल राज्य की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर जो है 94% है। यहाँ पुरुष साक्षरता जो है 96.11 तथा महिला साक्षरता जो 92.07% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम रही है, मात्र 61। बिहार की कितनी है? तो 61.80%। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल की सर्वाधिक जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, बात करें हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की। तो सूची एक में जो है भारतीय वन्य जीवन नस्ल दिए गए हैं और दूसरे में जो है वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इसको जो है सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले में हम लोग देते हैं ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड की बात करें हम लोग तो इसका हो जाएगा आर्डियोटिस नगरी सेप्स। तो इसका हो जाएगा यानी कि एका दो। इंडियन रॉक पाइथन की बात करें तो पाइथन मोलुरस। तो ये हो जाएगा हम लोग का बी का 1। और एशियाटिक हाथी की बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा एलिफिस इंडिकस, यानी कि सी का 4। और डी का हो जाएगा स्लोथ बॉयर, कहाँ पे मेलुरस उर्सिनस। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से जो है संबंधित है? तो घने लंबे वृक्ष, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, दलदल, कीचड़ और खाड़ा तटीय जल आदर्श आवास उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैंग्रोव वन जो विशेषताएं शामिल है, पौधों की जड़ें जो है पानी में डूबी होती है, ये दलदल और खाड़े तटीय जल में जो है बढ़ते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है तटों में, नदियों के मुहाने और डेल्टाओं के किनारे जो है मैंग्रोव की जड़ें पानी के ऊपर उगती है, जिन्हें हवाई जड़ें या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। ये जड़ें जो है वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग सब राइट आंसर, सब क्वेश्चन जो है, सभी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। समुद्री शीतल पवन। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को जो है समुद्रीय समीर या समुद्रीय शीतल पवन कहते हैं, जो दिन के समय में जो समुद्र से भूमि की ओर जो है बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिन में जो है समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर जो है स्थित है? तो पटियाला, अम्बाला, चंडीगढ़ या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित प्रमुख शहर अम्बाला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो मानसरोवर झील तिब्बत है, इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, तथा गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है हिमालय के गंगोत्री क्षेत्र से है और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्बाला। सिंधु नदी की कितनी लंबाई है? सिंधु नदी की लंबाई 2828 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी जो है कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो श्योक, हुंजा, नुब्रा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में जो है श्योक, हुंजा, जास्कर और नुब्रा कश्मीर क्षेत्र में सिंधु से जो है मिलती है। सिंधु नदी की लंबाई कुल 2880 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी जो कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित को जो है सम्मिलित करना है। तो गोदावरी का क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे नदी दिएगा, यहाँ पे सहायक नदी दिया गया हुआ, तो हम लोग जो है मिलाते हैं। गोदावरी की सहायक नदी क्या हो जाएगा? वेनगंगा। गोदावरी की क्या हो जाएगा? वेनगंगा, यानी कि 1 का 3 इसमें है, भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों कट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा की आप लोग को पता होगा सहायक नदी है कोसी, यानी कि 2 का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कृष्णा की जो है सहायक नदी क्या है? तो कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी है। क्या है? कोयना, यानी कि 3 का 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। और कावेरी का हो जाएगा अमरावती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है पूर्वांचल में शामिल है? तो जयंती पहाड़िया, खासी पहाड़िया, गारो पहाड़िया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पूर्वांचल क्षेत्र में जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित इनमें से अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम के जो है कुछ भाग शामिल है। जयंती, खासी और गारो पहाड़िया इन क्षेत्रों का भाग नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ऑप्शन नंबर है, ये तीनों क्या है? पहाड़ियाँ है, क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को जो है सूची 2 में सम्मिलित करना है। यहाँ पे जो है दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। बात करते हैं हम लोग 4 की बात करें तो क्या है ये? 4 क्या है? डेल्टा, यानी 1 का 2 इसमें भी है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 का 2 नहीं, इसमें नहीं है। कंकड़ क्या हो जाएगा? कंकड़ जो है बांगर। बांगर क्या होता है? जो खादर बागर आप लोगों ने सुना होगा, जो उपजाऊ भूमि होती है उसे खादर कहते हैं, जो बंजर भूमि उसे बांगर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कयल की बात करें हम लोग तो तटीय मैदान। कयल क्या है? तटीय मैदान। तो 3 का जो है 3 का 4 हो जाएगा और मांड हो जाएगा पंजाब का जो है मैदान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पिछड़ी जातियों
के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 100वें संविधान संशोधन द्वारा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 102वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 2002वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 2018 द्वारा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका मतलब है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है उसे राज्यसभा से अधिक सीटें मिलती है। वर्तमान में राज्यसभा में सबसे अधिक यानी कि 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश को आवंटित है, क्योंकि यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के जो है शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, परंतु जनता जो है भारत में शामिल हेतु होना चाहती थी? तो जूनागढ़ में, हैदराबाद की, या फिर कश्मीर की जनता, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जूनागढ़ के नवाब जो है पाकिस्तान में शामिल होने का जो निर्णय किया था। हालांकि उनकी हिंदू बहुसंख्यक प्रजा भारत संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। भारतीय हस्तक्षेप के पश्चात जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें प्रजाजनों ने जो है भारत में विलय का समर्थन किया। हैदराबाद व कश्मीर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूनागढ़, जो कि कहाँ पे जूनागढ़? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से जो है कौन से अपेक्षा थी? तो क्या थी? यह भारत को दासता एवं संरक्षण से मुक्ति दिलाने वाला होगा, या फिर देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सामंजस्य में से जो है रहने चाहिए, महिलाएं पुरुष के समान भारत में समान अधिकार का जो है उपयोग करेंगी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो महात्मा गांधी जो है स्वतंत्र भारत के संविधान में सामंजस्य की आशा रखते थे, जहां सभी समुदाय प्रेम पूर्वक अस्तित्व में रहे। वे समान अधिकारों को भी आवश्यक मानते थे, जिससे महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिले। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक, यानी सभी महात्मा गांधी जी चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। तो भारत में जो है किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से जो है सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है? तो किस क्षेत्र को फायदा हुआ? सेवा क्षेत्र को, सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ हुआ, या फिर विनिर्माण क्षेत्र को, या फिर कृषि क्षेत्र को? तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा फायदा जो है सेवाओं के क्षेत्र को जो है हुआ है, जैसे ITI, BPO, वित्तीय सेवाओं क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में विदेशी व्यापार और निवेश बढ़ा है। इसमें जो है रोजगार, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बूस्ट किया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा क्षेत्र को अधिक फायदा हुआ है, जो कि तृतीय क्षेत्र में आता है। आप लोगों को पता होगा कृषि किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और विनिर्माण क्षेत्र आता है सेकेंडरी सेक्टर में, और ये आता है तृतीय क्षेत्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित बयानों पर जो विचार करें। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाना है उन स्थानों पर जहां हाल ही में जो है ये मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है। 100 दिन से 200 दिन के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो सही आंसर हम लोग को बताना है कौन सा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मनरेगा, यानी कि मनरेगा अधिनियम द्वारा जो है प्रदत्त काम का जो है कानूनी अधिकार प्रदान कर संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 41 को पूरा करती है। कथन 1 सही है, इसे लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। कथन 2 भी सही है, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है अतिरिक्त 50 दिन यानी कुल 150 दिन का कार्य देने का प्रावधान है, ना कि 200 दिन का, यानी कि कथन 3 जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए और 2, यानी कि कथन 1 और 2 जो है सही है, तीसरा कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात, किसी विशेष वर्ष के दौरान जो है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य यानी कि GDP कहलाता है। GDP का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP।
आप लोग जीडीपी जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, मदन मोहन मालवीय जी को, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी को। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी को, जो उनके असाधारण कार्य और देश सेवाओं के प्रति समर्पण के कारण जो है महामना जो है जो उनको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों को महामना मालवीय ने जो है बनारसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उनकी दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। महामना मालवीय का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने जो है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या फिर जगजीवन राम जी ने। तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आचार्य विनोबा भावे ने की थी। यह आंदोलन 1951 में जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में शुरू हुआ था। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे और उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से जमींदारों से भूमि दान करने की अपील की, जिससे भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान की जा सके। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आचार्य विनोबा भावे। कहाँ पे? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव में। आगे बात करते हैं वहीं से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 में जो है सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो स्वदेशी सेवक होम की बात करें तो स्वदेशी सेवक होम की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना तारकनाथ दास ने जो है वैंकूवर कनाडा में की थी। तो इसका हो जाएगा हम लोग का किसने की थी? वैंकूवर। स्वदेशी सेवक होम जो है कहाँ पे है? तो वैंकूवर कनाडा में। नेक्स्ट बात करें यूनाइटेड इंडिया हाउस की बात करें तो यूनाइटेड इंडियन हाउस ये कहाँ पे है? तो सीटल यूएसए अमेरिका में जो है स्थित है। इसका हो जाएगा हम लोग का 2 का बी। कहाँ पे है? तो यूएसए में। युगांतर आश्रम कहाँ पे है? तो युगांतर आश्रम कहाँ पे है? तो युगांतर आश्रम जो है यह आश्रम था। इसका स्थापना जो है लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। नेक्स्ट बात करते हैं आईएनए या आज़ाद हिंद फौज ये कहाँ पे? रैगून में। रैगून कहाँ है? तो रैगून जो है म्यांमार में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित का सही जो है कालानुक्रमिक क्रम बताना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा हम लोग इसकी बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में। 1885 किसकी स्थापना? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और आगे बात करें हम लोग तो साइमन कमीशन की बात करें तो 1930 में इसकी रिपोर्ट आई थी। साइमन कमीशन कब आई थी? 1930 में। और आगे बात करें हम लोग तो भारत की संवैधानिक समस्या को बढ़ाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में, जिसमें कि महात्मा गांधी जी ने भाग भी लिया था, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले 3 उसके बाद 4 फिर 1 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, गरम दल के कांग्रेस के विभाजन कारण, चौरी चौरा कांड के कारण, या फिर बंगाल विभाजन के कारण। तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 फरवरी 1922 को जो है कब? 4 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन के समय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस के लोगों के जनसमूह को निकलने से रोका। पुलिस ने जो है हिंसक कार्यवाही की। गोरखपुर जिले में के जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर भारतीयों ने जो है ब्रिटिश सरकार की हिंसक कार्रवाई के बदले जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उसमें जो है छुपे 22 कर्मचारी जो है जिंदा जल गए। यही कारण था कि महात्मा गांधी जो है हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने जो है इस घटना से जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौरी चौरा कांड के कारण। क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन की बात सही सुमेलित करना है। तो गांधी युग क्या सही है? तो गांधी युग की बात करें हम लोग तो गांधी युग जो है 1916 से 1947 तक थी, ये सही है। और
सेकेंड बात करें हम लोग तो मुपला विद्रोह। मुपला विद्रोह की बात करें तो हम लोग मुपला विद्रोह की बात करें हम लोग, ये कब हुआ था? तो 1925 में। मुपला विद्रोह 1925 में। और अगस्त अखिल भारतीय की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना 1925 में, ये सही दिया गया है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 3 जो है सही है, बाकी दोनों जो गलत है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1927 नंबर क्वेश्चन की बात 1929 में जो है किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन के? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है तत्कालिक पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में जो है हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पूर्व स्वराज का घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें हम लोग तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी कारण, या फिर उसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों का सहभागिता। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 1857 का विद्रोह जो मुख्यतः असफल रहा था क्योंकि इसमें किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के पास एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? सत्यशोधक समाज दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, ज्योतिबा फुले ने या फिर नारायण गुरु जी ने। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने जो है 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे में की थी। यह जो था एक सामाजिक सुधार समाज था। इसका उद्देश्य क्या था? तो दलित पिछड़े को नियुक्त करना था ताकि उन्हें जो है मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने कब किया था? तो 24 सितंबर 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें 1878 ईस्वी में जो है द हिंदू अखबार की स्थापना जो है किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में जो है प्रभावशाली रहा। तो वीर राघवाचार्य जी या फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी जी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1878 में जो है द हिंदू अखबार की स्थापना जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने जो किया था और एम वीर राघवाचार्य जी ने किया था। इस अखबार जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था। प्रारंभ में साप्ताहिक के रूप में शुरू किया गया था, बाद में ये दैनिक बन गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि वी राघवाचार्य जी ने और जी सुब्रमण्यम अय्यर जी ने दोनों मिलकर जो है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन ने, स्लीमन ने, नेपियर ने या फिर लॉरेंस ने। तो 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लॉरेंस एलिनबरो के शासनकाल में ब्रिटिश सेना के जनरल चार्ल्स नेपियर ने जो 1843 में जो है मियानी के युद्ध में सिंध के अमीरों को हराकर इस पर जो है ब्रिटिश मिश्रण स्थापित किया था। नेपियर को सिंध का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध को विजित कर उसका अधिकरण जनरल नेपियर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपियर के द्वारा जो किया गया था। कब किया गया था? 1843 में। अब किस युद्ध में? तो मियानी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ब्रिटेन के राजा ने जो है 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जो है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 10 लाख रुपए में, 50,000 रुपये में या फिर 26 लाख रुपए में या फिर 100 लाख रुपए में। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त 1765 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जो हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है पूर्वी प्रांतों जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने या जनता को नियंत्रित करने का अधिकार जो है 26 लाख वार्षिक के बदले हासिल कर लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। सूची को सूची 2 में जो है सम्मिलित करना तथा दिए गए कोर्स की सहायता जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो ए सुटेबल बॉय के जो है लेखक कौन है? तो इस सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो इसकी बात करें हम लोग तो इसके लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। ए सुटेबल बॉय के विक्रम सेठ, यानी कि 1 का 3 किस में दिया गया है? इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है।
इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का एक, यानी कि ट्रेसर आइलैंड, ट्रेसर आइलैंड RL स्लीवेंस। और शाहनामा किसकी है, तो फिरदौसी की। और राजतरंगिणी किसकी है, तो कलहन की है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन की, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश, सैन्याधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख, लोक आचरण का एक पदाधिकारी। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मुगल प्रशासन में मुख्य काजी जो है काजी उल कुजात था, जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। यह प्रतिष्ठा व्यक्ति के पास अपार अधिकार थे। बादशाह के बाद जो है काजी का मुख्य न्यायाधीश होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। तो किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर जो है बाहर कर दिया था, हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने दाऊद को। तो 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल शासक अकबर ने जो है 1574 में दाऊद खां को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में बिहार विजय करने के लिए सेना भेजी। मुनीम खां अपने अभियान में सफल रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर ने जो है दाऊद खां को जो है पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर भेज दिया था। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, मैथिली में, अवधी में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। कवितावली की रचना, तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तुलसीदास जी ने जो है कवितावली की रचना अवधी भाषा में की थी। अवधी जो है उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक भाषा है और तुलसी जी ने जो है अपने कई प्रसिद्ध ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हैं, जैसे रामचरितमानस भी शामिल है। क्योंकि पहले जो था ये अवधी में नहीं लिखा जाता संस्कृत में, जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था। अवधी लिखने का यही तात्पर्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको पढ़ सके और समझ सके, क्योंकि उन्हें जो पहले संस्कृत पढ़ने के लिए किसी आचार्य की, किसी गुरु की जो है सहायता लेनी पड़ती थी। बट अब जो अवधी में भाषा होने की तर्ज पे जो है वो अब खुद से भी इस चीज़ को पढ़ सकते थे। तो यही उनका उद्देश्य था। राइट आंसर जगह हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बलबन ने जो है अपने धर्मी को जो है आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था, तो नासिर, अमीर उल मोमिनीन, नाइब ए मोमिनीन या फिर अमीर उल मोमिनीन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बलबन ने जो है अपनी शक्ति को धार्मिक समर्थन देने के लिए जो है अपने सिक्कों पर नाइब ए मोमिनीन खुदवाया था, जो इस्लामी धार्मिक नेताओं के साथ उनके एकीकरण को दर्शाता था। बलबन का पूरा नाम जो है गयासुद्दीन बदाउद्दीन बलबन था और उसने अपने शासन के दौरान जो है सिजदा यानी कि सर झुकाना और पैबोस यानी कि पैर चुमना प्रथा को जो है लागू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइब ए मोमिनीन। क्वेश्चन बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे, तो शिखर, गोपुरम, देवालय या फिर उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण हेतु गोपुरम कहलाते थे। गोपुरम विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होते थे, जो मंदिर के परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते थे। और ये जो है द्वार आमतौर पर बहुमंजिला होते थे और उन पर जो देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की जो मूर्तियाँ बनी होती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु के जो मंदिर है उसमें देखते होंगे आप लोग, बहुत बड़ा द्वार होता था, 2-3 मंजिल का होता था, उसमें जो है देवी देवता के चित्र जो है छपे रहते थे। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। इलाहाबाद के में जो है स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने जो है प्रशंसा की थी, चंद्रगुप्त की या फिर स्कंदगुप्त की या फिर समुद्रगुप्त की, अशोक की। तो 39 नंबर क्वेश्चन के बाद, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में जो है प्राग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया और इसे हरिसेन द्वारा जो है रचित किया गया। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो है उपलब्धियों को जो है सूचीबद्ध किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो शक संवत जो है का प्रारंभ कब हुआ था, 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 में या फिर 80 ईस्वी में। तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शक संवत का प्रथम माह जो है चैत्र यानी कि शक संवत 78 ईस्वी में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है शुरू किया गया था। भारत सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78। नेक्स्ट बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कौटिल्य को, कालिदास को, तुलसीदास को या फिर भवभूति जी को। तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को जो है कहा जाता है। यह संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर
बी यानी कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। किस मौर्य शासक को जो यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को, अजातशत्रु को, बिंबिसार को या फिर अशोक को? तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बिंदुसार को जो है 1997 से लेकर 297 से लेकर के 272 ईसा पूर्व को यूनानी द्वारा जो है अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है आज भारत का अंग नहीं है? तो पांचाल, मगध या फिर सुरसेन या फिर गांधार। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पौराणिक 16 महाजनपदों में से गांधार एक महाजनपद था, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी जो तक्षशिला थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गांधार जो है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की। किसे जो है इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का जो है स्थान जो है शामिल होता है? तो खलीफा, शहंशाह या फिर अल्लाह या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार जो है एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक वो होता है जो अल्लाह के कानून शरिया के अनुसार शासन और करे, शरिया के कुरान और हदीस से जो है प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का संग्रहण करे। कड़े इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार जो है अल्लाह को एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक माना जाता है। खलीफा व शहंशाह मुस्लिम राज्य के प्रबंधक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्लाह। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध को एक जो है देवता का स्थान किस राजा के युग में जो है प्राप्त हुआ था? अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर हर्ष के? तो 45 नंबर क्वेश्चन के बाद गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान जो है कनिष्क के युग में जो है प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क के शासनकाल में जो है गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ब्रह्मचर्य क्या है? कब से कब तक जो है इसका आयु है? यहाँ पे आश्रम दिया गया, यहाँ पे आयु दिया गया। तो ब्रह्मचर्य कब होगा? तो जो है 4 आश्रम यानी कि आयु वर्ग है ब्रह्मचर्य जो है 0 से 25 वर्ष तक, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए यानी कि एक का एक इसमें नहीं है, कट जाएगा। नेक्स्ट है गृहस्थ का देखिए हम लोग तो गृहस्थ है हम लोग का 25 से 50 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए का दो किसमें है? तो इसमें नहीं है और दो इसमें है, तो ये हो जाएगा इसमें है डी नंबर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को डी नंबर। और वानप्रस्थ की बात करें तो वानप्रस्थ कब है? तो 50 से 75 यानी कि सी हो जाएगा। एक का एक, दो का दो, सी का 3, डी का 4, यही राइट आंसर हो जाएगा। संन्यास हो जाएगा 75 से 100 वर्ष। आगे बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की। इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? भारत में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में है या फिर बांग्लादेश में है मोहनजोदड़ो? तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, नाम से प्रसिद्ध है और सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर था, जिसकी खोज जो है 1921 में राखालदास बनर्जी द्वारा जो है की गई थी। स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है। यह एक कांस्ययुगीन शहरी सभ्यता मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाकिस्तान में है। कहाँ पे? लड़कना जिले में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें हम लोग तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसका पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। तो रोपड़, लोथल, कालीबंगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और सबसे दक्षिणी बंदरगाह था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज जो है 1954 में रंगनाथ राव ने जो है की थी। लोथल में जो है विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात गोदी थी, जहां जहाज निर्माण और मरम्मत होती थी। यह पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक केंद्र था, जहां तांबा, सोना, रत्न और कांच का जो है व्यापार होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल। नेक्स्ट बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि, अशोक का शासनकाल। तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उपनिषद भारत की सबसे प्राचीनतम जो है ग्रंथ थी। इसकी जो रचना समय उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसकी संख्या जो है 108 है, जिसमें 12 प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों को वेद का जो है अंतिम भाग माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपनिषद। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की और आज के आखिरी प्रश्न की। तो बिहार में सूची 1 उद्योग दिया गया है, सूची 2 में जो है नगर दिया गया है। इसको जो है हम लोग को मिलान करना है।
ये उद्योग रहा, ये रहा नगर। तो कागज़, कागज़ की बात करें हम तो कागज़ कहाँ मिलता है? बिहार के नगरों के साथ दिए गए उद्योग जो दिए गए हैं, तो कागज़ कहाँ मिलता है? तो कागज़ हम लोग मिलता है डालमिया नगर से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? कागज़ का एक हो जाएगा। तो एक का इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक का एक हो जाएगा। बी का सिगरेट, सिगरेट कहाँ मिलता है? तो सिगरेट की बात करें तो दिलवारपुर, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। प्लाईवुड, प्लाईवुड की बात करें तो हाजीपुर, यानी कि मैच दिया हुआ है। जूट, जूट की बात करें तो जूट कहाँ है? पूर्णिया में। तो 1, 1, 2, 3, 4 हम लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपने पढ़ाई को बिल्कुल मत रोकिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप लोग को बहुत जो है फ़ायदा होने वाला है इससे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर। थैंक यू, धन्यवाद।